चलिए, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज जोश लग रहा है, कल से काफी बेटर, वे बेटर। स्टार्ट करें। लास्ट क्या किया था? मेन डिफरेंसेस इन बिटवीन डीटीए एंड आईडीटी, मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। थोड़ा समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और होता क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं। देखिए, थ्योरी पेपर है, पर 11th-12th वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि इंस्टीट्यूट पूछ ले फीचर्स लिख दो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक साथ 10, वो नहीं रहेगा। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, 3 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, जैसा भी। या फिर एमसीक्यू बेस्ड है तो एमसीक्यू में आ सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का, 1 2 3 4 या नन ऑफ द अबव, या कौन सा फीचर नहीं है। सीधा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। तो नहीं है तो आपको वैसे सॉल्व करना है, और है तो वैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अच्छे से पढ़ के फिर सॉल्व करना है, करेक्ट। कमिंग ऑन टू फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कल थोड़ा बहुत पढ़ा था, समझ में आया होगा क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या होता है बताओ। बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और रिग्रेसिव इन नेचर, और मेन यही था। 3 पार्टीज होती है, वो तो ठीक है, कॉमन बात है। पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कैसे रेवेन्यू का ज्यादा सोर्स है आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है? पढ़ना मत, सबको देना पड़ता है, चाहे अंबानी हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, सबको देना पड़ता है। पर इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, तो किसी किसी को ही देना है, मतलब जिसकी ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स, ऐसा ही होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू, मतलब 50% से ज्यादा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू है गवर्नमेंट को। तो शायद एक ये भी कारण होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट टैक्सेस भी लगा रखा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा रखा है। सिर्फ डीटी या सिर्फ आईडीटी से काम नहीं चलेगा, दोनों लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज, ये कंजम्पशन टैक्स है। कैसे कंजम्पशन टैक्स है? गुड्स के कंजम्पशन या सर्विसेज के कंजम्पशन पे लगता है, ऐसे ही तो नहीं लगता है। एक चीज बताओ, हम लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं पर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या जीएसटी लग जाएगा? क्या नहीं लगेगा ना। हम डिलीवरी करेंगे सर्विसेज की, आप लोग लोगे तब जीएसटी लगेगा ना। कोई माल बना के रख देता है फैक्ट्री में, क्या जीएसटी लग जाएगा? सप्लाई होगी तब लगेगा, तो कोई कंज्यूम करेगा तभी तो लगेगा, इसलिए ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, ये हमने कल भी पढ़ा था कि बर्डन शिफ्ट हो जाता है, पास ऑन हो जाता है, किस पे? एंड कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पंच, डायरेक्ट पंच यानी मुक्का सीधा। कैसे मुक्का नहीं पड़ता है? शिफ्ट हो जाता है, पर इसमें क्या होता है ना, आप जैसे कभी भी इनवॉइस देखोगे, इन जो भी वैल्यू है इनवॉइस पे, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस जीएसटी। जो नॉर्मल इंसान होता है उसको तो पता ही नहीं जीएसटी का क्या है। आजकल वैसे सबको पता है, पर कोई बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन ले लो, लेमैन को नहीं पता है जीएसटी, और ज्यादा वो ध्यान भी नहीं देते हैं। हम लोग जाते हैं खाना वाना खाने, मूवी पिक्चर देखने, हम लोग इतना कैलकुलेट करके देखते हैं क्या? अब से आप लोग जरूर कैलकुलेट करोगे, पर उस समय पहले करते थे क्या? नहीं भाई, कितना हुआ टोटल, ठीक है, पे कर दिया। हमें डायरेक्ट पंच नहीं आता है। पर इनकम टैक्स में क्या होता है, हमें कोई बोलता है ना कि टैक्स पे करो, तो भाई ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है, पे करते करते अपन को मौत आती है। सही बात है, हम ये सोचते हैं कि कैसे टैक्स की चोरी करें, इन द सेंस कि या तो प्लानिंग करें या इवेशन करें, कुछ भी होता है या नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट पंच नहीं आता है कि हाँ भाई आप पे बर्डन आया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, वो इनबिल्ट होते हैं प्राइसेस में, और काफी जगह तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। तो वो वैसे मेन्यू कार्ड में नीचे स्टार मार्क करके लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कोई ध्यान देता है, कोई नहीं ध्यान देता है, होता है। तो दीज आर इनबिल्ट इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। तो टैक्स पेयर्स पे इनडायरेक्ट टैक्सेस विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट दे आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। उनको पता नहीं होता है कि वो टैक्स पे करते हैं, फिर भी वो कर रहे होते हैं। पर इनकम टैक्स में तो हम हमारे सीए को बोलते हैं, बता कितना टैक्स बना, इसको कम कर भाई, इतना कोई टैक्स पे करने का होता है क्या? बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सीए पर नहीं, इसलिए हम लोग टैक्स से इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम से टैक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं।
प्रैक्टिकल में आप जाओगे यही होगा। तो दस टैक्स पेयर डज नॉट परसीव अ डायरेक्ट पिंच ऑफ टैक्स, मुक्का नहीं पड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। इन्फ्लेशनरी इन नेचर, आप लोग ये बताओ इन्फ्लेशनरी कैसे हुआ? क्या प्राइस में वो इंक्लूडेड होता है, तो वो इन्फ्लेशन हो गया। एक चीज बताओ, मैंने कल आपको ट्रांजैक्शन चेन बताई थी, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। होलसेलर कुछ सेल किया, रिटेलर को जीएसटी लेगा, वो उसकी कॉस्ट में कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन? होलसेलर। किससे? रिटेलर से, ठीक है। रिटेलर आगे कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा। जितना रिटेलर ने होलसेलर को पे किया है, क्या वो कॉस्ट में ऐड करके कंज्यूमर से नहीं कलेक्ट करेगा? क्या करेगा ना। तो प्राइसेस तो बढ़ रही है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, प्राइसेस बढ़ रही है। क्या ये चीज नेगेटिव फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है या पॉजिटिव फीचर है? नेगेटिव फीचर है। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही हूँ कि क्या पॉजिटिव है, मतलब क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। फीचर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। सो दिस वन इज नेगेटिव फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल कॉज एन ऑल राउंड प्राइस स्पाइरल, मतलब प्राइस इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज आर इंक्रीज्ड ड्यू टू लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी मैंने आपको बताया कैसे। Hence it is said indirect taxes are inflationary in nature. इसीलिए indirect taxes क्या होते हैं? Inflationary in nature. यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये नेगेटिव फीचर है। पॉइंट नंबर 6, वाइडर टैक्स बेस। कैसे? आप लोग समझ जाओगे, जस्टिफिकेशन आ जाएगा आप पे भी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स बेस वाइडर होता है। कैसे? सब देते हैं भाई 50% ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, तो वाइडर टैक्स बेस है, तभी तो है। वाइडर टैक्स बेस मतलब ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हर गुड्स और सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज करते हैं और हर पॉपुलेशन टैक्स देती है। वो अलग बात है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज पे गवर्नमेंट ने आगे जाके एग्जेम्पशन दे दिया है, पर आज की डेट में सब जगह हर गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज होता है, नहीं होता है? चाहे मैं मोबाइल खरीदूं, कैमरा खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, जीएसटी चार्ज होता है और सब पे भी कर रहे हैं, है ना। तो ये वाइडर टैक्स बेस कवर करता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, भाई सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेसेसिटीज में एग्जेम्पशन देता है, और जो हार्मफुल है या लग्जरी कमोडिटीज है उनमें टैक्स रेट ज्यादा कर देते हैं, तो सोशल वेलफेयर प्रमोट हो गई। हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन हार्मफुल गुड्स। हार्मफुल गुड्स सिन गुड्स यानी सिन यानी पाप। तो कौन से हार्मफुल गुड्स होते हैं? जैसे एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो आता है, पर उस पे आगे जाके पढ़ेंगे जीएसटी नहीं आता है। इनडायरेक्ट एल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम भी है, जीएसटी भी है, और कुछ कुछ जगह आज भी एक्साइज वैट ये सब लगता है। एक्साइज क्या होता है? एनी आइडिया? थोड़ा बहुत। एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चर पे लगता है। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया एक्साइज लग जाएगा। जीएसटी आने से पहले क्या होता था पता है? फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, डिपार्टमेंट आता था, भाई मैन्युफैक्चरिंग कर ली एक्साइज पे करो। सेल करी नहीं करी हमारा जिम्मेवारी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करी एक्साइज पे करो। पर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर सेल कर दी है, उस केस में तब की डेट में जीएसटी तो था नहीं, दो और टैक्स थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट। गुड्स की सेल पे सीएसटी और वैट लगता था, और सर्विसेज पे तो अलग ही टैक्स था, सर्विस टैक्स था। आज की डेट में ये सब एक जगह आ गया, जीएसटी आ गया, वो अलग बात है। पर अल्कोहलिक लिकर उस पे आज भी जीएसटी नहीं लगता है, पढ़ेंगे आगे जाके, पर उसमें आज भी जीएसटी नहीं लगता है। तो भाई क्या लगता है? उस पे एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स ये सब लगते हैं। समझ आया? पर है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ ही रहा है। तो अल्कोहल, लिकर या टोबैको, इन केसेस में गवर्नमेंट ने हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया है। पता है आज की डेट में शायद अल्कोहल पे 60-70% टैक्स है, हाई रेट है।
गवर्नमेंट, और पता है स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सबसे ज्यादा इससे आता है, क्योंकि 60-70% कितना बड़ा टैक्स बेस हो गया। हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन हार्मफुल गुड्स, यानी सिन गुड्स, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, इन पे हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज है। तो इससे क्या होता है ना, लोग अगर टैक्स ज्यादा है तो उसका कंजम्पशन कम करेंगे। एक बार के लिए सोच सकते हैं, अब वो करने वाला तो करेगा, उसको रोक नहीं सकते, पर कंजम्पशन कम करेंगे, तो इससे सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट लैंग्वेज आनी चाहिए एग्जाम में अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो, पर उसका क्रक्स आ जाना चाहिए। मेरे को भी आप पूछोगे सोशल वेलफेयर की इसमें लैंग्वेज में क्या लिखा है बोल के बताओ, नहीं बोल पाऊंगी, पर जो मेन पॉइंट है वो आ जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ये नहीं कहती है कि हमारे मैट में जो लिखा हुआ है वो ही लिखो एग्जाम में, सिर्फ अफवाहें हैं, पर ये तो कहती है कोई भी बॉडी ये तो बोलेगी कि भाई जो मेन बात है वो तो आए। 11th-12th में मेन बात तो लिखते थे, थोड़ी बुक पूरी छाट के लिख देते थे, वो नहीं करते थे ना। और ये क्या होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ये कल बताया था। क्या क्या फीचर्स है, सॉरी सबको पे करना है, क्या क्या फीचर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और इन्फ्लेशनरी नेचर है, रेग्रेसिव है, और वाइडर टैक्स बेस है, सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम क्या आने लगी इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि कास्केडिंग इफेक्ट होने लगा। कास्केडिंग इफेक्ट वर्ड सुना है कभी? कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर और टैक्स लगना। टैक्स पे टैक्स कैसे होता है, और अगर टैक्स पे टैक्स लगता है तो हम क्यों पे करेंगे, ज्यादा हो जाएगा ना। हमने टैक्स पे किया, फिर उस पे और टैक्स पे किया, फिर किसी और ने उस पे और टैक्स पे किया, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू जा रहा है। मैंने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि हमें ज्यादा टैक्स दो, पर जितना है उतना तो दो। तो टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम आने लग गई इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कास्केडिंग इफेक्ट आने लगा। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे होते हैं, परचेज पे लगते हैं, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, सप्लाई, ये सब कल वर्ड्स पढ़े थे, परचेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, सब पढ़ा था। अगर कोई गुड्स या सर्विस इज डायरेक्टली सप्लाइड बाय सप्लायर टू एन अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी मारुति लिमिटेड है, मान लो मैन्युफैक्चरर है, एंड कंज्यूमर मैं हूं, डायरेक्टली वो मेरे को आके बेचती है, बीच में होलसेलर रिटेलर तो कोई है नहीं, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन चेन में दो ही पार्टीज है, ट्रांजैक्शन एक है, पार्टीज दो है, देयर वुड बी अ सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ, पर और वो सप्लायर जो है कौन, मारुति लिमिटेड, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा किससे, मेरे से, मैं रिसिपिएंट हुई, और गवर्नमेंट को पे करेगा, एंड सप्लायर विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कंज्यूमर एंड पे टू द गवर्नमेंट। पर ये चीज पॉसिबल बहुत कम होती है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सेल कर दे, बीच में पार्टीज आएगी, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। कौन कौन सी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। कितने ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन, 3 है, पार्टी 4 है। उस केस में क्या होता है, देयर इज सीरीज ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन हो गए, ओरिजिनल सप्लायर से एंड कंज्यूमर तक अगर कोई गुड्स या सर्विसेज जा रही है, और वो सेवरल सप्लायर्स से पास होता है, मतलब मारुति लिमिटेड, सॉरी मारुति लिमिटेड ये खुद अपने आप में मैन्युफैक्चरर है, टू होलसेलर, टू रिटेलर, टू कंज्यूमर। एक चीज बताओ, मारुति लिमिटेड अगर मेरे को कोई कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है 10 लाख की गाड़ी, जीएसटी मान लो 18%, कितना हुआ, 1,80,000, टोटल कितना लेगा वो, 1180 मेरे से लेगा, 10 लाख खुद रख लेगा, 180 गवर्नमेंट को पे करेगा, यही होगा। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक है, पार्टी 2 है। पर इसमें 3 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 4 पार्टीज हो रही है, यानी न्यूमरस सप्लायर एंड रिसिपिएंट इन अ ट्रांजैक्शन चेन। उस केस में क्या होता है, मान लो मारुति लिमिटेड होलसेलर को कुछ बेचता है, फॉर एन एग्जाम्पल इन कार ही बेचता है 8 लाख में, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है, मान लो इसको 5 लाख ले लो, इसको 8 लाख ले लो,
और रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचता है 10 लाख में, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन चेन में जीएसटी का फ्लो क्या रहता है। मारुति लिमिटेड होलसेलर से 18% जीएसटी लेगा 5 लाख का 18%, बोलो 90,000, 8 लाख। फिर होलसेलर रिटेलर को आगे सेल करेगा, 8 लाख पे 18% टैक्स लेगा, कितना हुआ? और 10 लाख, और रिटेलर आगे कंज्यूमर को सेल करेगा 18% पे, तो कितना टैक्स लेगा? 180। क्या प्रॉब्लम आने लगी इनडायरेक्ट टैक्सेस में? गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा सोचा कि भाई ये 90,000 इससे लेगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से लेके गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट के पास कितने गए? 90। फिर होलसेलर ने रिटेलर से लिया, कितने गए? 144। फिर रिटेलर ने कंज्यूमर से लिया 180। टोटल गवर्नमेंट के पास कितना गया? 90 प्लस 144 प्लस 180। ऐसे तो इंडिया छोड़ के भाग जाए अपन भाई, पे करते ही रहेंगे अपन तो 12 बज जाएगी। इधर इनकम टैक्स और पे करो, वो अलग चल रहा है। जीएसटी इतना चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो रही है। तो आप लोगों के हिसाब से कास्केडिंग इफेक्ट में 2 चीजें होती है, या तो ग्रॉस वैल्यू पर टैक्स लगाओ या फिर वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाओ। इस चीज में आप लोग के हिसाब से आप लोग ये बताओ, ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लग रहा है या वैल्यू एडिशन पे लग रहा है? इस केस में लग किस पे रहा है अभी की सिचुएशन में? ग्रॉस वैल्यू पे। कैसे? 5 लाख पे 18%, फिर 8 लाख पे 18%, पे 10 लाख पे 18%। जबकि अगर मेरे को मारुति लिमिटेड डायरेक्टली सेल करती तो मैं तो 180 पे करती, पर यहाँ पे तो मैं पता नहीं कितना पे कर रही हूँ। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे तो देखा तो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट निकाला। क्या कंसेप्ट निकाला? 90,000 मारुति ने तो होलसेलर से ले लिए 90,000, पर जब होलसेलर रिटेलर से 144 लेगा, उसमें उसने 90,000 पे किया। उसकी आईटीसी कितनी हुई? इनवर्ड पे कितना पेमेंट करके आया है वो? होलसेलर इनवर्ड पे कितना पेमेंट करके आया है? 90,000। तो 144 माइनस 90,000, वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 54,000। समझ आया? रिटेलर अगर कंज्यूमर को आगे सेल करता है 10 लाख की कमोडिटी, 18% जीएसटी मेक्स आउट टू बी 1,80,000। रिटेलर ने भी तो पे करके आया है कितना? 144। तो 180 माइनस 144 कितना हुआ? रिटेलर शैल पे 36,000 टू द गवर्नमेंट। समझ आया? गवर्नमेंट को कितना जा रहा है? 90 प्लस 54 प्लस 36 180। गवर्नमेंट को 180 गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समझने के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में तो अभी बताया वैसे ही करना है, आउटपुट माइनस इनपुट। समझ कैसे सकते हैं? 5 लाख पे तो 18% 90,000 हुआ, 5 लाख से 8 लाख गया तो 3 लाख वैल्यू एडिशन हुआ। 3 लाख पे 18% 54, और 8 लाख से 10 लाख गया, 2 लाख पे वैल्यू एडिशन 36। मैथमेटिक्स से कैसे भी समझो, पर हमें एग्जाम में करना कैसे है? आउटपुट माइनस इनपुट, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस ही है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम आने लगी कास्केडिंग इफेक्ट की। क्या? कि टैक्स ग्रॉस वैल्यू पे लगे या टैक्स वैल्यू एडिशन पे लगे। अपने को वैल्यू एडिशन नहीं समझ आ रहा है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, और एग्जाम्पल अलग अलग बताती हूँ। गुड्स की एग्जाम्पल अलग दे रही हूँ, सर्विसेज की दे रही हूँ, और फिर नीचे गुड्स एंड सर्विसेज मिक्स के भी दे दूंगी, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में गुड्स की भी सप्लाई हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। ठीक है, पहले गुड्स का देखते हैं। ट्रांजैक्शन 1, मारुति लिमिटेड ने कार मैन्युफैक्चर की, होलसेलर को बेची। कौन होलसेलर? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने आगे मिस्टर बी को बेची, और बी ने आगे एंड कंज्यूमर सी को बेची। ट्रांजैक्शन 1 देखना, मान लो सेल वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 100। मारुति लिमिटेड ए को कितने में बेचेगा? अगर 18 रेट है तो जीएसटी की 18 जीएसटी कलेक्ट करेगा, 118 में बेचेगा। ये कॉलम में ग्रॉस वैल्यू का, और ये कॉलम में वैल्यू एडिशन का। अलग अलग समझना, मिक्स मत कर देना कि ये केस होगा तो क्या होगा और ये केस होगा तो क्या होगा। अब ए ने बी को आगे और बेची, 500 का माल 18% जीएसटी लगाया,
ग्रॉस वैल्यू के हिसाब से तो कितना टैक्स लेगा? 90, पर वैल्यू एडिशन में कैसे आया? 90 तो उसका आउटवर्ड हुआ, माइनस वो लेके कितना आया? 18, तो 72। बी ने आगे सी को सेल किया 800 का माल, 18% जीएसटी, कितना टैक्स लेगा? अगर ग्रॉस वैल्यू हुआ तो 144, पर यही अगर वैल्यू एडिशन हुआ तो कितना लेगा? 144 उसका आउटवर्ड हुआ, माइनस इनवर्ड कितना हुआ? 90, तो 54। वैल्यू एडिशन के हिसाब से तो 144 ही जाना चाहिए, और ग्रॉस में 252 चला जाएगा। दिक्कत हो रही है? चलो एक बात बताओ, अगर मारुति डायरेक्टली सी को बेचता, कितने में बेचता? 11 लाख। इस एग्जाम्पल में 1800 पे बेचता, डायरेक्टली मारुति लिमिटेड एंड कंज्यूमर को बेचता, कितने पे बेचता? 800 पे बेचता, सॉरी 800 पे बेचता। उस पे जीएसटी कितना कलेक्ट करता? 18% के हिसाब से 144। फाइनली गवर्नमेंट को जा उतना ही रहा है। समझ आया? ये तो था गुड्स का एग्जाम्पल। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज का थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने दिमाग में बिजनेस के हिसाब से गुड्स चलता है, पर फिर भी समझना। स्काई लिमिटेड एक कंपनी है ट्रैवल एजेंसी की, उसने ट्रैवल सर्विसेज एक्स को प्रोवाइड की। एक्स कौन है? सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, ठीक है। एक्स ने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज वोडाफोन को दी। इसमें क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? एक्स लिमिटेड को वोडाफोन को कोई सर्विसेज देनी थी। एक्स कोई और लोकेशन पे है, वोडाफोन कोई और लोकेशन पे है, तो एक्स को ट्रैवल करके वहां जाना था, तो उसने स्काई लिमिटेड की सर्विसेज ली। मतलब स्काई लिमिटेड ने एक्स को सर्विसेज दी ट्रैवलिंग की, और एक्स ने वोडाफोन को आगे सर्विसेज दी। समझ आई ट्रांजैक्शन? और वोडाफोन ने टेलीफोन सर्विसेज वाई को दी। वाई कोई और पार्टी है, तो स्काई लिमिटेड एक्स को सर्विस दी और एक्स ने वाई वोडाफोन को दी और वोडाफोन ने वाई को दी। समझ आया? स्काई लिमिटेड सप्लायर हुआ। इसमें अब हम जीएसटी में सेलर परचेजर वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे जीएसटी में सप्लायर रिसिपिएंट वर्ड यूज करेंगे, तो वो आदत डाल लेना, धीरे धीरे पड़ेगी पर डाल देना, ठीक है। तो एक्स सॉरी स्काई लिमिटेड इज सप्लायर और एक्स कौन हुआ? रिसिपिएंट हुआ। स्काई ने एक्स को 100 रुपए का सर्विसेज दी, माल बेचानी क्या होंगी? सर्विसेज दी। जीएसटी रेट 18%, तो अगर ग्रॉस वैल्यू पे लेता तो कितने पे लेता? 18 पे, और वैल्यू एडिशन पे भी 18 ही। कैसे? उससे पहले तो कोई सप्लाई नहीं है, फर्स्ट सप्लाई यही है, कहीं तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, कहीं से तो कुछ चालू होगा। एक्स ने वोडाफोन को आगे सर्विसेज दी, 500 में दी। फॉर पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी वैल्यूज मैंने सेम ही रखी है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए गुड्स में क्या हो रहा है, सर्विसेज में क्या हो रहा है ना। तो एक्स ने वोडाफोन को 500 की सर्विसेज दी, 18% जीएसटी, ग्रॉस में तो 90 जाएगा, पर वैल्यू एडिशन में 72, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट, सो शैल बी 72। वोडाफोन ने आगे वाई को टेलीफोन की सर्विसेज दी, 800 रुपए चार्ज किया, जीएसटी 18% के हिसाब से 144, पर आउटवर्ड कितना हुआ? 144। इनवर्ड में किसकी बात कर रही हूँ? वाई की, वोडाफोन की, एक्स की या स्काई की? वोडाफोन की, ठीक है। तो वोडाफोन की इनवर्ड कितनी हुई? 90, 144 वैल्यू एडिशन के हिसाब से 144 टैक्स जाना चाहिए गवर्नमेंट को, उतना ही जा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का कंबाइन। इस केस में समझना क्या हो रहा है। ट्रांजैक्शन 1A क्योंकि गुड्स भी और सर्विसेज भी है, इसलिए एक्स है एक आयरन सप्लायर जो कि सप्लाई करता है आयरन किसको? ए को। तो एक्स तो आयरन सप्लायर, उसने ए को सप्लाई किया आयरन। वाई कोई है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने लेबर सर्विसेज दी ए को, तो ए को 2 जगह से सप्लाई आ रही है, उसने 2 जगह से सप्लाई ली है। कौन कौन? एक्स और वाई। एक्स तो दे रहा है गुड्स और वाई दे रहा है सर्विस। एक्स दे रहा है आयरन, गुड्स हुआ, वाई हुआ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर की सर्विसेज होगी, गुड्स तो होगा नहीं। ए क्या करता है? उसका कूलर बनाता है,
कूलर में आयरन भी चाहिए होती है और लेबर भी चाहिए होता है बनाने के लिए, तो उसका कूलर की मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो बी को दे देता है। बी कौन है? होलसेलर। ए इज मैन्युफैक्चरर, बी इज होलसेलर, और होलसेलर एंड कंज्यूमर को देता है। इसमें रिटेलर नहीं रखा, हो सकता है होलसेलर कंज्यूमर को दे दे। बल्क परचेजिंग करते हैं कंज्यूमर काफी, हाँ या ना? तो इस केस में पहले ट्रांजैक्शन में ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। पहले ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है? एक्स बी है और वाई बी है, और रिसिपिएंट कौन है? ए। तो ये तो 1A ले लो और ये 1B ले लो। 1A में सप्लायर इज एक्स एंड रिसिपिएंट इज ए। एक्स ए को 80 का माल बेचता है, माल ही बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। अस्यूम टैक्स रेट टू बी 18%। एक बार 18% ले लेते हैं तो टैक्स कितना कलेक्ट करेगा? ग्रॉस वैल्यू पे। कौन? एक्स। किससे? ए से। पे किसको करेगा? गवर्नमेंट को। 14.4 का टैक्स कलेक्ट करेगा, चाहे ग्रॉस हो चाहे वैल्यू एडिशन हो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में तो दोनों सेम ही रहेंगे। फिर वाई ए से कितना टैक्स कलेक्ट करेगा? वाई क्या कर रहा है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहा है 20 रुपए की, 18% जीएसटी। ये भी देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस है या नहीं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है या नहीं? वही है। तो इसमें भी चाहे ग्रॉस हो चाहे वैल्यू हो, टैक्स रेट तो सेम ही कलेक्ट करेगा, 3.6। अब ए क्या करता है? बी को कूलर बना के बेचता है, 500 का कूलर, 18% जीएसटी। ग्रॉस में कितना जाएगा? 90। पर वैल्यू एडिशन में कितना जाएगा? 90 आउटवर्ड हुआ, माइनस क्या क्या करेगा? 14.4 और 3.6 दोनों को लेस करेगा, और जितना बचा हुआ होता गवर्नमेंट को पे करेगा, यानी 72 गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ आया? अब बी क्या करता है? सी को बेचता है, एंड कंज्यूमर, 800 का गुड्स, 18% जीएसटी, 144 माइनस वैल्यू एडिशन में क्या माइनस करेगा? कौन? बी। कितना पे करके आया है? 90। तो बाकी बचा हुआ 54 गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब वैल्यू एडिशन कंसेप्ट ही लगना चाहिए और यही लॉजिकल है, और गवर्नमेंट ने यही लगाया है, यानी आउटपुट माइनस इनपुट, बाकी पेमेंट गवर्नमेंट को करे। समझ आया? एक चीज बताओ, एक्सेल एकेडमी है, एक्सेल एकेडमी की आउटपुट सर्विसेज क्या क्या हो सकती है? है? आपने क्या बोला? हमें क्या ध्यान? फीस कलेक्ट करते हैं, कल एग्जाम्पल बताया था, फीस कलेक्ट करते हैं। ये हो सकती है सबसे बड़ी सप्लाई, ये होगी सर्विस की। इनपुट में क्या क्या? फैकल्टी को पेमेंट, स्टाफ को सैलरी, उसके अलावा जेरोक्स कराना, रिपेयर मेंटेनेंस कराना, ये भी खराब तो होता ही है। और क्या था? और क्या होता है? कैमरा परचेज करना, और कंज्यूमेबल्स परचेज करना, मार्कर्स, पेन्स, कुछ भी परचेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेल एकेडमी आउटपुट फीस आपसे कलेक्ट करी जीएसटी माइनस इनपुट जो पे करके आई, नेट पेमेंट गवर्नमेंट को करेगी। एक चीज बताओ, गवर्नमेंट ये बोलती है क्या जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन पेमेंट करो? आज क्या ट्रांजैक्शन हुआ, फीस कलेक्ट करी, कैमरा परचेज किया, आउटपुट माइनस इनपुट, आज क्या गवर्नमेंट को पे करो? गवर्नमेंट नहीं कहती है, इतना थोड़ा दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगले महीने की, कुछ आइडिया है कब जाता है रिटर्न जीएसटी का? पेमेंट कब होता है? अगले महीने की 24 तारीख, कहीं पे 20 है, कहीं पे 22 है, कहीं पे 24 है, राजस्थान में 24 है। तो अगले महीने की 24 तारीख तक पेमेंट कर दो। मतलब अभी चल रहा है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी का पेमेंट मार्च 24 तक करो, आउटपुट माइनस इनपुट गवर्नमेंट को पे करो। ठीक है? वैल्यू एडिशन कंसेप्ट लग गया, अगले महीने तक भी लग गया, जब तक आप अपनी कैलकुलेशन कर लो। और एक और चीज, यह एक्सेल एकेडमी का फीस कलेक्शन ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? मान लो एक्सेल एकेडमी डांसिंग की सर्विसेज दे रही है, स्टूडेंट्स को डांस सिखाती है, यहाँ पे आपसे कलेक्ट करेंगे या नहीं? ये तो चलो सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल और एक्सेल का दे रही हूँ। बिजनेस है किसका, उसका ध्यान रखना। किसी का बिजनेस हुआ, आउटवर्ड में नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं,
कितने कितने प्रोडक्ट्स बिजनेसमैन सेल करते हैं और सबकी टैक्स रेट अलग होती है, किसी पे 5, किसी पे 2, किसी पे कुछ 18, किसी पे 14 ऐसे। और इनवर्ड में भी नंबर ऑफ आइटम आते हैं। मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल आएगा, बना के फिनिश गुड्स बेचेगा, तो रॉ मटेरियल भी नंबर ऑफ होते हैं, फिनिश गुड्स भी नंबर ऑफ आइटम होते हैं। इन सब की कैलकुलेशन करना, तो अगले महीने तक की डेट तो चाहिए, एक दिन में तो सब होता नहीं है। अगले महीने की 24 तारीख तक गवर्नमेंट कहती है पेमेंट कर दो। तो ये कंसेप्ट है टैक्स ऑन ग्रॉस सेल वैल्यू और टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। टैक्स ऑन ग्रॉस सेल वैल्यू में क्या होता है, हाई बर्डन ऑफ टैक्स हो जाता है, किस पे, पब्लिक पे, एंड कंज्यूमर बर्डन शिफ्ट होता है, ठीक है। किसके कारण, कास्केडिंग इफेक्ट के कारण, यानी टैक्स ऑन टैक्स के कारण। पर वैल्यू एडिशन के केस में टैक्स जो होता है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे कंप्यूट होता है। या तो उसको हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू एडिशन को 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख से समझ लो, या आउटपुट माइनस इनपुट वैल्यू एडिशन कितना हुआ वैसे समझ लो। पर एग्जाम में तो आउटवर्ड माइनस इनपुट करना है ना, 3 लाख तो मन की बात है, एग्जाम में तो आउटवर्ड माइनस इनपुट करना है। तो ओनली डिफरेंशियल टैक्स इज टू बी पेड। तो देयरफॉर कास्केडिंग टैक्स की जो अप्रोच है वो एलिमिनेट कर दी गई है, वैल्यू एडिशन की ही अप्रोच इनकॉर्पोरेट करी है। और वर्ल्ड वाइड यही अप्रोच फॉलो होती है। वर्ल्ड वाइड पता है आप लोगों को, ये चीज तो फॉरेनर्स को पहले ही समझ में आ गई थी, उन्होंने तो पता नहीं कभी इनकॉर्पोरेट किया। वो लोग तो स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट इन द सेंस दिमाग से। तो अपन तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। पर जो भी है, जीएसटी बहुत टाइम बाद आया है हमारी कंट्री में। हिस्ट्री में कल पढ़ेंगे जेनेसिस या हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया, थोड़ा सा बताती हूँ चलो। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954। अपने कब आया, 2017 अभी आया है। टाइम गैप देखो, फ्रांस ने कभी इनकॉर्पोरेट किया और हमने आज इनकॉर्पोरेट किया। पर जो भी है अब तो यही है, यही करना है। तो वैल्यू एडिशन अप्रोच इज मच बेटर एंड इट इज ओनली फॉलोड इन इंडिया, ठीक है। बाकी थोड़ा कल करें, आज थोड़ा सेकेंड ही है, हैवी हो जाएगा, कल से फिर, ठीक है। चलो, थैंक यू।